तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। पिछले साल 2024 में जुलाई का महीना आप सबको याद होगा, जब बांग्लादेश में छात्रों का एक आंदोलन शुरू हुआ। शेख हसीना तब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी। करप्शन से लेके बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे। ख़ास तौर पर जो वहाँ एक कोटा सिस्टम रिजर्वेशन की बात की गई, जिसमें बांग्लादेश की आज़ादी में जो लोग लड़े थे उनके परिवार वालों को ज़्यादा अहमियत देने की बात थी, जिसकी वजह से आम स्टूडेंट भड़के कि हम भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर नौकरी में उन्हें ही सारा कोटा मिलेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। ये आंदोलन बहुत तेज़ हुआ और फिर नौबत ये आई कि ढाका की सड़कों पर छात्रों का कोहराम था। वहाँ के संसद से लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। बड़ी मुश्किल से शेख हसीना को अपनी जान बचाकर वहाँ भागना पड़ा वहाँ से, और सीधे वो भारत आईं और यहीं दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर उनका प्लेन उतरा। और तब से लेके आज तक शेख हसीना भारत में शरण लिए हुई, यहीं पनाह लिए हुई हैं। और इसको लेके बहुत सारा गुस्सा भी है बांग्लादेश में कि भारत ने उनके दुश्मन को क्यों यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ तक कि कुछ वक्त पहले शेख हसीना को कुछ मामलों में सज़ाए मौत भी दे दी वहाँ की कोर्ट में। तो बार बार मांग की जा रही है कि शेख हसीना को भारत वापस सौंपे बांग्लादेश को। और बहुत सारे बांग्लादेश में ऐसे कट्टर संगठन और लोग हैं जो इसी मुद्दे को लेकर एंटी इंडियन हैं, भारत विरोधी बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, ऐसे कदम उठाते हैं। और हाल के वक्त में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन जो है इसकी वजह से बहुत ख़राब हुए। शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस, जो एक अर्थशास्त्री थे, नोबेल पुरस्कार उन्हें मिल चुका है। स्टूडेंट्स के अलग अलग विंग, उनके लीडर्स और पॉलिटिकल कुछ नेताओं की बातचीत के बाद ये तय हुआ कि जब तक आम चुनाव ना हो, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस एक केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पर सरकार चलाएंगे। और तब से लेकर अब तक चला रहे हैं। अब इत्तेफाक देखिए कि इसी महीने की 11 दिसंबर को सारे लोग अब मांग कर रहे थे कि अब चुनाव होना चाहिए। 1.5 साल तो हो गए मोहम्मद यूनुस को, और अब बांग्लादेश शांत भी है। और बांग्लादेश 11 दिसंबर से पहले तक वाकई शांत था। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से चुनाव में कोई खलल पड़ता। 11 दिसंबर को बांग्लादेश में ऐलान किया जाता है कि 2026 फरवरी में बांग्लादेश में जनरल इलेक्शन होगा। यानी अब मोहम्मद यूनुस की जो केयर टेकिंग सरकार है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लीडर भी मिनिस्टर बनाए गए, अब उनकी मोहलत और मियाद ख़त्म। अब चुनी हुई नई सरकार आएगी, उसी का प्राइम मिनिस्टर होगा, उसी के लोग होंगे। 11 दिसंबर को ये ऐलान होता है। इस ऐलान के साथ ही अब बांग्लादेश में हलचल तेज़ हो जाता। एक स्टूडेंट लीडर जो जुलाई में शेख हसीना की तख्ता पलट में पहली बार जिसका नाम आया, और एक बड़ा चेहरा स्टूडेंट लीडर के तौर पर, शरीफ उस्मान हादी। शरीफ उस्मान हादी ढाका यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की और बाद में इसी ढाका यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर पढ़ाने लगे। शरीफ उस्मान हादी वो नाम था जब शेख हसीना की सरकार गई और केयर टेकर गवर्नमेंट बनी, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी शामिल किए गए मिनिस्ट्री में। लेकिन शरीफ उस्मान हादी ने इस सरकार से दूर रहने का फैसला किया। उसी दौरान में एक संगठन बनाया था इन्होंने, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था इनकलाब मोर्चा। इनकलाब मोर्चा के एक तरह से स्पोक्स पर्सन हादी, और हादी ने दूर रहने का फैसला किया। ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद भी आई कि भाई ये सत्ता से, पावर से दूर रह रहे हैं। और हादी वो शख्स, वो एक तरह से स्टूडेंट्स लीडर या टीचर जिसने हमेशा इंडिया के ख़िलाफ़ बोला। शेख हसीना जब भारत आई तब भी इंडिया ने क्यों शरण दी, क्यों पनाह दी। और उसका ये था कि एक पूरा एक बड़ा, सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल जो अपने भारत का है, असम और कुछ और इलाकों को मिलाकर एक ग्रैंड बांग्लादेश बनाने का उसका सपना था कि एक अखंड बांग्लादेश बने। तो इसको लेकर जब तब बयान आता रहता, लेकिन हादी की पॉपुलैरिटी बहुत थी। कहते हैं बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिसमें यूनुस सरकार को झुकना पड़ा हादी की बातों से कि कहीं दोबारा धरना प्रदर्शन ना हो जाए। जैसे शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने की पहले ये हो गया कि इजाज़त दे देते हैं, लेकिन हादी ने इसकी मुखालफत की, कहा नहीं हो सकता ऐसा, और सरकार को वापस फैसला लेना पड़ा। तो सरकार में न रहते हुए भी हादी जो है यूनुस सरकार के लिए एक तरह से एक ख़तरा रहता था।
और उसकी बातों को सरकार के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। अब इसी दौरान में चुनाव का ऐलान 11 दिसंबर को हुआ और हादी ने यह फैसला किया कि वो ढाका की 8 नंबर सीट से खुद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। ढाका 8 नंबर की कॉन्स्टिट्यूंसी वो है जो बड़ी अहम मानी जाती है, क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ढाका यूनिवर्सिटी भी आता है और बांग्लादेश की पार्लियामेंट भी, यानी संसद भवन जहाँ पर है और ढाका यूनिवर्सिटी है वो इसी ढाका 8 नंबर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत आता है। अब वहाँ से चुनाव जीतने का मतलब आप समझ सकते हैं। अब इस इलाके में हादी की पॉपुलैरिटी काफ़ी, सरकार में शामिल न होकर बहुत सारे लोगों से और भी उसने ज़्यादा वाहवाही लूटी। तो 11 दिसंबर को ऐलान हुआ कि बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने जा रहा है, यानी 2 महीने बाद, और हादी ने ऐलान कर दिया कि वो ढाका की इस 8 नंबर लोकसभा यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेगा। और इसी के बाद 12 दिसंबर को हादी एक लोगों से मिलने के लिए, कैंपेनिंग के लिए शुरुआत से ही बाहर निकलते हैं। तभी कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं और हादी को बड़े करीब से सर में गोली मारते हैं। हादी को फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है, हालत नाजुक। हादी की इधर मौत की जैसी खबर फैली, फिर से स्टूडेंट्स का एक तबका भड़क गया। ये 12 दिसंबर की घटना थी। इसके बाद 13, 14, 15 बांग्लादेश में लोगों का और स्टूडेंट्स का गुस्सा भड़कने लगा। हालात ख़राब होते जा रहे थे। लोगों का गुस्सा देखकर मोहम्मद यूनुस की सरकार को भी डर लगा और फिर उन्होंने कहा नहीं, वो हादी को बचाने की कोशिश करेंगे। और 15 दिसंबर को हादी को बांग्लादेश से, ढाका से सीधे सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया। सरकार ने उन्हें सिंगापुर इलाज के लिए भेजा ताकि लोगों को ये मैसेज दिया जा सके कि हादी के इलाज के लिए सरकार सब कुछ कर रही है। अब हादी सिंगापुर के अस्पताल में, उनके समर्थक ढाका में गुस्से में धरना प्रदर्शन, फिर से जुलाई वाली तस्वीरें और मंजर सामने आने लगी। इस दौरान में चूँकि हादी हमेशा भारत के ख़िलाफ़ बोलने वाला और शेख हसीना यही, तो इंडिया के ख़िलाफ़ भी अचानक जो सरकार के ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन था वो भारत विरोधी भी शुरू हो गया। वहाँ एम्बेसी के बाहर, इंडियन एम्बेसी के बाहर धरने प्रदर्शन पर लोग बैठ गए और भारत के ख़िलाफ़ अब एक तरह से वहाँ जहर उगला जाने लगा, लोगों को भड़काया जाने लगा। ये सब कुछ चलता रहा। फिर 18 दिसंबर को सिंगापुर से खबर आती है। खबर ये कि हादी को बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। जैसी ये खबर बांग्लादेश पहुंची, ढाका में हादी के समर्थक सड़कों पर उतरे यूनुस सरकार के खिलाफ। इसके बाद हादी के भाई का एक स्टेटमेंट आता है और उससे लोग और भड़क जाते हैं। स्टेटमेंट ये कि हादी को की जान लेने वाले कोई और नहीं बल्कि ये साजिश खुद मोहम्मद यूनुस की सरकार ने की है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर सरकार चला रहे हैं और सब कुछ शांत था। फरवरी में चुनाव ऐलान कर दिया गया, लेकिन फरवरी में चुनाव होने के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार और उनके मंत्रियों को इस्तीफ़ा देकर हटना पड़ता, फिर नई चुनी हुई सरकार आती। तो यूनुस कैबिनेट और यूनुस की सरकार नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश में चुनाव और उनकी सत्ता यूं ही चलती रहे। अब इसके लिए ज़रूरी था कि बांग्लादेश में कुछ उथल पुथल और फिर से हिंसा हो, ताकि ये कहा जा सके कि बांग्लादेश के हालात ऐसे नहीं हैं, इस वक्त हिंसा है, लोग गुस्से में हैं, कि चुनाव कराया जाए, तो चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ये हादी के भाई ने इल्ज़ाम लगाया। लेकिन खैर, उधर हादी की मौत की खबर बांग्लादेश पहुंचती है ढाका में 18 दिसंबर को। इस खबर के कुछ देर के बाद ही बांग्लादेश में एक ऐसी घटना घटती है जिससे पूरी इंसानियत का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास नाम का एक नौजवान बांग्लादेशी हिंदू, जो वहाँ की एक कपड़ा की फैक्ट्री में काम करता था। ये फैक्ट्री, जिसका नाम था पायनियर निटवेयर्स लिमिटेड, ये विदेशी ब्रांड के कपड़े यहाँ बनते थे। और बांग्लादेश आपको पता है कपड़ों की फैक्ट्रियों के लिए या कपड़ों के लिए जाना जाता, पूरी दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो दीपू चंद्र दास ढाका में इस फैक्ट्री में जहाँ काम करता था, करीब 12,000 टका इसकी मंथली सैलरी थी, जो इंडियन करेंसी में करें तो 9,000 रुपये।
इसका गांव वहाँ से 40 किलोमीटर दूर था जहाँ यह फैक्ट्री, और 12 घंटे की शिफ्ट होती थी, तो महीने में एक बार घर जाने का मौका मिलता था। अब होता यह है कि 12 दिसंबर को ही फैक्ट्री से थोड़ी ब्रेक मिला, तो दीपू फैक्ट्री के बाहर चाय की दुकान पर बैठा हुआ चाय पी रहा था। तब तक फैक्ट्री के कुछ और भी लोग थे। अब उनमें बातें शुरू हुई। तो जो बांग्लादेश की मीडिया से खबर आ रही है, जो उस वक्त बातचीत का मुद्दा था, वो ये था कि पूरे हफ्ते लोग झूठ बोलते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन फिर फ्राइडे यानी जुमा की नमाज के बाद वो पाप कम हो जाता है। इस टॉपिक पे बात चल रही है। इस बातचीत के दौरान बहुत सारे लोग शामिल थे। उसमें कुछ वहाँ के बांग्लादेशी हिंदू थे, बहुत सारे मुस्लिम थे। चाय की दुकान पर चर्चा हो रही है। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि जो फ्राइडे होता है वो सबसे अच्छा होता है, पछतावा करने का दिन होता है और ऊपर वाला सब माफ़ कर देता है। तो दीपू ने इससे कहा कि फिर ऐसा काम ही क्यों जिसके लिए पछतावा या माफ़ी हो, ये कहाँ से है कि फ्राइडे के दिन ये सब कुछ माफ़ हो जाता है। ये इसके पीछे कोई लॉजिक है, अंधविश्वास है। तब किसी ने पूछा कि अच्छा तुम्हारे हिंदू धर्म में क्या ऐसा अंधविश्वास नहीं है? तो उसने कहा मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब ये बातचीत चली, दीपू ने चाय ख़त्म की, वापस फैक्ट्री के अंदर। तब तक बाहर कुछ लोगों ने कहा कि ये तो हमारे खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ बोल गया। और फिर कुछ लोगों ने उसी में और मिर्च मसाला लगाया और कहा कि ये तो ईश निंदा कर रहा है, मतलब अल्लाह के खिलाफ बोल गया, अल्लाह के लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड के खिलाफ बोल गया। अब फैक्ट्री के अंदर है दीपू, फैक्ट्री का गेट अब बंद है। हादी की मौत की खबर ढाका पहुंच चुकी है, लोग गुस्से में हैं। इसी दौरान में अब चाय की दुकान की चर्चा और भी बहुत सारे लोगों को बताई गई। जो इस फैक्ट्री का मैनेजर था उस तक ये बात गई कि भाई वो ऐसा ऐसा कह रहा है और उसको निकालो नौकरी से, नहीं तो हम देख लेंगे। फैक्ट्री मैनेजर भी दबाव में आया और उसने कहा दीपू से कि तुम इस्तीफ़ा दे दो और जाओ। उसने कहा भाई मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँ, मैंने क्या गलती की है? हम तो ऐसी नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, वहाँ तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। लेकिन मैनेजर माना नहीं, उसे कह रहा, दबाव डाल रहा। उधर बाहर में अब ये बात धीरे धीरे फैलती जा रही है कि एक दीपू नाम का बांग्लादेशी हिंदू इस तरीके की बातें कर रहा था। मिर्च मसाला लगाकर चारों तरफ ये बात फैला दी गई। उधर हादी का गुस्सा लोगों के जहन में। फिर तभी उस भीड़ में से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई इसको, दीपू को हमारे हवाले कर दो। अब मैनेजर को पता था कि अगर दीपू को हवाले कर दिया तो ये भीड़ क्या करेगी। मैनेजर ने पुलिस या वहाँ की जो रैपिड एक्शन बटालियन है उसको बुलाने की बजाय दीपू से ज़बरदस्ती कहा इस्तीफ़ा दो। वो इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं। इसी वक्त जब ये सारी बातचीत चल रही है तब तक शिफ्ट ख़त्म होने वाला। अब एक शिफ्ट के लोग बाहर जाने वाले हैं और दूसरे शिफ्ट के आने वाले हैं। दीपू इस जगह पर पिछले 2 सालों से क्वालिटी मैनेजर के तौर पर काम करता था। जितने भी कपड़े बनते थे, सिलते थे, उन सबको फाइनल ओके अप्रूवल वही देता था। तो अब शिफ्ट ख़त्म होने लगा, नेक्स्ट शिफ्ट के लोग अंदर आने लगे और अब इस शिफ्ट के लोगों को बाहर जाना था। उधर बाहर पता है मैनेजर को कि कुछ लोग गुस्से में इंतज़ार कर रहे हैं दीपू का। उसको पुलिस को बुलाना चाहिए था, फैक्ट्री का गेट खोलना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। गेट खोला, भीड़ अंदर आई, दीपू को अपने साथ पकड़ती है, बाहर ले जाती है और उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहा था, और फिर उसे बुरी तरह मारते हैं। बुरी तरह, जानवरों की तरह पीटने के बाद उसके सारे कपड़े फाड़ डालते हैं। फिर उसे नंगा एक पेड़ पर लटकाते हैं, फिर आग के हवाले कर देते हैं। कुछ लोगों ने ये वीडियो बनाया। जब ये मंज़र धीरे धीरे सामने आया तो फिर पता चला कि इंसानों के भेष में ये कैसे जानवर थे। इस दौरान में अब खबर मिली तो रैपिड एक्शन बटालियन जो आरएबी है वहाँ की, वो पहुँचे। उन्होंने कहा कि हम तो कुछ कर नहीं सकते थे, ये सारी फैक्ट्री वाले जो हैं इनकी गलती। और गुस्साई भीड़ ने ये किया। फिर इल्ज़ाम लगा कि दीपू सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें करता था। लेकिन जब उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला गया तो पता चला कि दीपू ने आज तक कभी किसी धर्म, मज़हब, रिलीजन पर कोई कमेंट ही नहीं किया है। उसका इन चीज़ों से बड़ा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं था। वो अपना काम करता था, छुट्टी पे घर जाता था। हिंदू, मुस्लिम, इन सारी चीज़ों के कभी चक्कर में नहीं पड़ा। यहाँ तक कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स से भी उसका लेना देना नहीं था। वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं था। लेकिन
हादी की मौत, कुछ लोगों का झूठ और एक बेकसूर दीपू, उसको जिस तरीके से मारा, फिर ये खबर बांग्लादेश से निकलकर हर जगह आई। तस्लीमा नसरीन जो बांग्लादेश की लेखिका, खुद बांग्लादेश के बाहर निर्वासित जीवन बिता रही हैं, उन्होंने कहा था कि वहाँ की पुलिस और फैक्ट्री के लोग, उन्हें पता था कि बाहर इंसान के भेष में गिद्ध बैठे हुए हैं, फिर भी दीपू को उस फैक्ट्री का गेट खोलकर उन गिद्धों के हवाले कर दिया। ये तस्लीमा नसरीन का कहना था। तो ये सब कुछ हुआ। अब जब ये खबर आई तो उसके बाद अब यूनुस सरकार दोहरे प्रेशर में, उधर हादी और इधर अल्पसंख्यक, चूंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक में आते हैं, कि आप रक्षा नहीं कर पा रहे, भारत विरोधी जो आवाज़ उठ रही है आप उसको दबा नहीं पा रहे। तो अब यूनुस सरकार भी दबाव में, उधर हादी को लेकर उनके समर्थक अब फिर से भारत के खिलाफ बोलना शुरू होते हैं। इस दौरान में अब यूनुस सरकार को लगता है कि चलो कुछ तो करें। अचानक एक फैसला लेती है और कहती है कि भारत से जो बांग्लादेश का वीज़ा, उस पर रोक लगा देती है। रिश्ते और ख़राब होने लगते हैं। और जो दीपू के कातिल हैं उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें एक मैनेजर भी है। लेकिन जिन लोगों ने बर्बरतापूर्ण तरीके से दीपू को जान ली, उनमें से ज़्यादातर लोग अभी फरार हैं। पुलिस का कहना, हम ढूंढ रहे हैं उस वक्त के जो वीडियो हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, हम उसको देखकर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन था। लेकिन असलियत ये है कि बांग्लादेश की पुलिस, वहाँ की रैपिड फोर्स, ये सारी जो एजेंसियां हैं, इस वक्त हादी के समर्थकों को किसी तरह से खामोश कराने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि मामला फरवरी के चुनाव का है और दीपू की मौत कहीं हाशिए पर है। लेकिन दीपू की मौत ने एक बड़ा और भी सवाल खड़ा किया। यह ऐसा नहीं है कि पहली बार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये जुल्म हुआ है, वक्त वक्त पर होता रहा है। 71 में तो बहुत ही बुरी तरीके से मतलब नरसंहार हुआ था अल्पसंख्यकों के खिलाफ। भारत और नेपाल के अलावा अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुओं की आबादी है तो वो बांग्लादेश में है। लेकिन इतिहास बताता है कि 19 मतलब अब से पहले जो बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन थी, वो कैसे आज धीरे धीरे 1971 में बांग्लादेश बना था और उसके बाद से लगातार धीरे धीरे कम होती जा रही है। 71 में जब बांग्लादेश बना था तब पहली वहाँ की जो जनगणना हुई थी, तो उसमें कुल बांग्लादेश की आबादी की 22% आबादी हिंदुओं की थी। फिर इसके बाद अभी जो है वहाँ पर टोटल 13.5% रह गई है। और 2022 के बांग्लादेश की आबादी के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1.3 करोड़ हिंदू इस वक्त बांग्लादेश में हैं, जो कभी 5 करोड़ से ऊपर थे। तो धीरे धीरे इनकी आबादी कम होती गई। बहुत सारे लोगों ने बांग्लादेश छोड़ दिया, कई भारत आ गए। अब भारत सरकार क्या कर रही है? तो भारत सरकार ने सीधे सीधे बांग्लादेश की एम्बेसी के यहाँ पे जो हैं उनको बुला के तलब किया और पूछा कि भाई ये क्या हो रहा, आप हमारे अल्पसंख्यकों पर क्यों जुल्म कर रहे हैं? लेकिन जहाँ तक सख्त एक्शन लेने की बात, अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। अब बाकी क्या हो, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे जिनके ऊपर जुल्म हो रहा, उन्हें हम भारत में पनाह दे सकते हैं, ये सरकार के ऊपर है। लेकिन इस पूरे मामले में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब ख़राब हो गए। जो जुलाई में शुरू हुआ और शेख हसीना आज भी यही है। अब ये भी पता नहीं कि फरवरी में चुनाव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद जुलाई 2024 की याद एक बार फिर से ताज़ा हो गई है। यूनुस सरकार ने कहा है कि दीपू के जितने भी कातिल, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। जो भारत में बांग्लादेशी एम्बेसी के जो लोग हैं, उन्होंने भी ये भरोसा दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि 18 दिसंबर के बाद आज 24 दिसंबर है, 6 दिन हो गए। लेकिन जो फैक्ट्री के अंदर जो लीपापोती होती है, कुछ लोगों को गिरफ्तार करके दिखा दिया, लेकिन जिस तरीके से दीपू की जान ले गई सार्वजनिक तौर पर पेड़ से लटका कर, और वीडियो तैर रहे हैं, अलग अलग वीडियो है बांग्लादेश में जिन्हें दिखाया भी जा रहा है। उस वीडियो में चेहरे भी सामने दिखाए जा रहे हैं, साफ नज़र आ रहे हैं कौन कौन है। लेकिन कमाल है बांग्लादेश की पुलिस और फोर्स, बस वो मामले को टाल रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं, क्योंकि इनका फोकस इस वक्त हादी पर है। और जो यूनुस सरकार है, उनका फोकस ये है कि किसी तरह इस सरकार में बने रहो, आगे भी कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपना काम करते रहो।
तो इसके साथ ही कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी का सिलसिला ख़त्म करूं उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि कल 25 दिसंबर दोपहर 2 बजे दूरदर्शन के OTT प्लेटफॉर्म वेब पर एक वेब सीरीज़ आ रही है, यूपी 77। एक गैंगस्टर, एक क्रिमिनल, एक गुंडा, उसके आगाज़ से लेकर अंत तक की पूरी कहानी यूपी 77 वेब OTT दूरदर्शन का जो है उस पर दोपहर 12 बजे कल रिलीज़ होगी, 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन। तो देखिएगा और देखने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इसके साथ ही पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई, मैरी क्रिसमस। तो मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। विशाल दुबे अपने दुश्मनों के बीच में ऐसा रहता है जैसे 32 दांतों के बीच में जी, जो मिलेगा सबसे पर दबेगा किसी से नहीं।